ने इस तरह का क्वेश्चन कभी सोचा था पेपर में आ सकता है? अब ये क्वेश्चन बिहार स्टेट टीजीटी 5 सितंबर 2023 के पेपर में हुआ। क्या आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता? कभी सोचा ही नहीं था। सिचुएशन केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जिन बच्चों ने सीधे सीधे रूल्स ना रटे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को समझा। अब मेरे भाई, इस लिखे हुए में बीन अंडरस्टैंडिंग तब वैलिड होता जब इसके साथ हम सिंस या फोर का एक टाइम एलिमेंट देते। जब सिंस या फोर का टाइम एलिमेंट है ही नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों आया? अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में दिए जा रहे हैं कि क्वेश्चन का नंबर एक ही होगा लेकिन उसी के अंदर एक्टिवली 3 या 4 सवालों को मैच मेकिंग के लिए दे दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही भोले भाले बच्चे डरे बैठे हैं। उन्हें लगता है कि पैटर्न बदल गया तो कोई चांद सितारों से कोई सवाल लेकर आ रहा है। सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्यार भरी क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के एग्जामिनेशन में कंडीशनल क्लॉजेस का सेंटेंस आपको नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये आपके एग्जामिनेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरी कोशिश ये है कि अब तक के जितने भी बेहतरीन सवाल हैं वो मैंने आपके लिए जो पिक किए हैं, आपको इनको एक बार देख ज़रूर लेना चाहिए। और हर एक क्वेश्चन को बनाते वक्त आपने जो भी मेरे साथ मिलकर एक फाउंडेशन बैच में डिटेल में समझा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी आप लोगों को साथ साथ करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ आपको नया सीखने को मिले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। हर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आप आंसर सोचेंगे, अगले पेज पर उसका आंसर भी मैं आपको फ्लैश कर दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यार भरी बात को। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन हमें कहता है वर शी टू हैव नोन अबाउट द डेंजर, है ना। अगर उसे डेंजर के बारे में पता होता, पहली बात तो वर का इन्वर्जन हम तब लेकर चलते हैं जब ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी स्टेटमेंट हमारे सामने रखता है। ठीक है जी। यहां कहा गया अगर उसे पता होता खतरे के बारे में, शी माइट हैव टेकन डिफरेंट प्रिकॉशंस, अलग अलग तरीके की सावधानियां वो बरत लेती, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, हर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी को, एंड अवॉइड द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। अब यहां पर लिखे इस इंफिनिटिव के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी इंफिनिटिव के लिए यहाँ एंड कंजंक्शन लिखा है, इसी के लिए यहां पर भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि यहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई, यहाँ इमेजिन अगर किया जा रहा है तो वर अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, यानी कि शी के इक्वल हमें कोई और सब्जेक्ट लिखना पड़ता, जबकि शी के इक्वल कोई और सब्जेक्ट नहीं है। तो जब यहां ऐसा कुछ है नहीं, यहां तो बात जानने की है, तब जानने की अगर बात कही गई है, इसका मतलब यहां लिंकिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा। आगे मॉडल एक्सिलरी के साथ माइट हैव थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी कि वहां पर भी काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट दी गई है पास्ट की, तो यहां पर भी काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट, तो यहां पर भी काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन, ये हमारा सब्जेक्ट, टू को हटाओ, हैव को हटाओ, तो हमारे सामने जो करेक्ट आंसर बन जाता है हैड शी, और उसके बाद हम लिखते हैं नोन। पार्ट ए में आप लोगों को गलती करनी है। अब पार्ट ए जहां है वही आपका आंसर बनता है। करेक्ट है जी। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शंस को हमेशा ध्यान रखना, आपको यहां से ए डायरेक्ट मार्क नहीं करना। पता चले आप इस ए को सोचे, नहीं भाई ये वन, कई बार इनको रेंडमाइज किया जाता है। यहां पर सी में 1 लिख देगा, डी में 1 लिख देगा, तो 1 के अकॉर्डिंग डी बन जाएगा, 1 के अकॉर्डिंग सी बन जाएगा। ठीक है, तो संभल के आंसर को मार्क करना, जल्दबाजी नहीं करनी। Here we have the answer. क्वेश्चन हमारे सामने कहता है हैड शी नॉट पोस्टपोन द मीटिंग्स, लिखा है सेवरल टाइम्स। ठीक है ना, यहां हेड सेंटेंस की शुरुआत में आया है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? आप कहेंगे सर जो इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं या इमेजिनरी कंडीशंस हैं उसके अंदर हम इन्वर्जन लगाकर चलते हैं, और इन्वर्जन ये कहता है कि इफ के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हेड, और उसके बाद लिखते हैं थर्ड फॉर्म। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वर्जन कहता है कि इफ को हटाकर आप हेड से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे बच्चे, यहां पर इस हेड के साथ ये लिखा है सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाने वाली एडवर्ब, इसी हेड की वजह से यहां होनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पोस्टपोन की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें लिखना होगा पोस्टपोन, यानी कि पार्ट 1 के अंदर ही हमें गलती मिल गई है, पार्ट 1 यहां है। अब एक बार सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते हैं। हैड शी नॉट पोस्टपोन्ड, पूरा सेंटेंस पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, कई बार मिक्स्ड कंडीशन का क्वेश्चन भी हमारे सामने रख दिया जाता है। मिक्स्ड कंडीशन का मतलब
कंडीशन प्रेजेंट में है, रिजल्ट पास्ट में है, कंडीशन पास्ट में है, रिजल्ट प्रेजेंट में, तो वहां हमारी थियरीज चैलेंज हो जाती हैं। तो हैड शी नोट पोस्टपोन द मीटिंग सेवरल टाइम्स, कई बार अगर वो मीटिंग पोस्टपोन नहीं करती, द कमिटी वुड हैव हैड अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, कमिटी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती डिस्कस करने के लिए बजट एलोकेशंस को डिटेल में बिफोर द क्वार्टर रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड। ठीक है ना। अब यहां से हमें पता चल गया है कि ये वाला जो टाइम क्लॉज हमें दिया गया है ये पास्ट में दिया गया है, तो यानी कि ये भी पास्ट का रिग्रेट है और ये भी पास्ट का रिग्रेट है। वुड हैव के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि एनालिटिकली बाकी सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, बस वहां पर इन्वर्जन के साथ थर्ड फॉर्म हमारी ठीक आनी चाहिए थी। पार्ट ए की गलती है। हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है इफ से कंडीशन शुरू हुई मेरे बच्चे, द गाइडलाइंस आर एनफोर्स्ड। कुछ बच्चे इस आर एनफोर्स को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो पहले आप एक बात समझिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसके एक्टिव वॉइस में हम V1 के साथ SAES जोड़ते हैं या फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, या फिर हम इसके लिए हेल्पिंग ऑफ लेकर चलते हैं डू या डस के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये सारा मामला एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में अगर हम लेकर जाते हैं तो हमें लिखना होगा इज MR के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं। अब मेरे भाई इस एक्टिव वॉइस को तब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ हो, पैसिव को तब जब हमारे सामने ऑब्जेक्ट पहले लिखा हो इस वर्ब से। अब हमारे सामने कहता है कि अगर गाइडलाइंस आर एनफोर्स्ड सख्ती से लागू की जाती हैं, हर एक पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन विल रिक्वायर्ड टू अपडेट, हर एक जो पार्टिसिपेटिंग मींस जो पार्टिसिपेट करने वाला इंस्टीट्यूशन है उससे ये चीज आवश्यक मानी जाती है टू अपडेट इट्स डेटाबेस बिफोर द एनुअल रिव्यू बिगिंस। बिगिंस की बात प्रेजेंट में हो गई, यहां पर बिफोर के साथ ये लिखा हुआ पूरा क्लॉज टाइम की जानकारी दे रहा है। टाइम की जानकारी किस में है? प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट की कंडीशन हम बनाते हैं तो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट सही है, रिजल्ट के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट हमें बनाना होगा, तो इंस्टीट्यूशन से रिक्वायर किया गया। ठीक है ना, तो यानी कि ये बात हमारे सामने कौन सी चली गई? पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विल या शैल के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये रहा हमारे पास इसका सटीक आंसर। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए तो यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है हैड द मैनेजर एक्सप्लेन। ये हमारे सामने लिखा हुआ एक इम्पॉसिबल कंडीशन का एग्जाम्पल है, और इस इम्पॉसिबल कंडीशन की शुरुआत में इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, आगे हम हेड के साथ लिखें थर्ड फॉर्म। तो बाबू जब इसी को हम इन्वर्टेड फॉर्मेट में लिखेंगे तो हेड को इफ को हटाकर लिखेंगे, आगे सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिजल्ट इसके लिए हम लोगों को लिखना होता है वुड हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म। तो दोस्त अगर इस बात को हम समझ आ गए हैं तो यहाँ हेड के बाद ये लिखा सब्जेक्ट, इसी की वजह से यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो कायदे से हमें ए वाले पार्ट में तो गड़बड़ मिल गई है। अगर मैनेजर ने एक्सप्लेन किया होता पॉलिसी को स्पष्ट तरीके से स्टाफ को या स्टाफ मेंबर्स को, कोमा लगाकर ये मेन क्लॉज है, दे वुड नॉट हैव मेड, है ना, वो गलती नहीं करते या वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा करते। तो यहां पर भी पास्ट का रिजल्ट है, कंडीशन भी पास्ट में है, बस यहां पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म की आवश्यकता है पहले वाले पार्ट में, यही इसके लिए एरर बन गया। ठीक है मेरे भाई, करेक्ट है। एंड हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है हैड दे बीन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिस्क्स इन्वॉल्व, जो रिस्क शामिल हैं इसमें किसी पॉलिसी में, अगर वो सही से समझते फाइनेंशियल रिस्क को जो पॉलिसी में शामिल हैं, दे विड नॉट हैव इन्वेस्टेड सो एग्रेसिवली। पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तो ये जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट हमारे सामने है वुड के साथ हैव लिखा है और इस हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी कि जो मेन क्लॉज के अंदर वुड नॉट एक तरफ रख दिया, थर्ड फॉर्म एक तरफ रख दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मेन क्लॉज है वो पास्ट का एक स्टेटमेंट बताता है, हमें पास्ट का रिग्रेट हमारे सामने रख रहा है। अब इस पास्ट के लिए यहां पर हेड अपनी जगह वैलिड हो गया, हेड के साथ ये सब्जेक्ट लिखा है। अब मेरे भाई इस लिखे हुए में बीन अंडरस्टैंडिंग तब वैलिड होता जब इसके साथ हम सिंस या फोर का एक टाइम एलिमेंट देते। जब सिंस या फोर का टाइम एलिमेंट है ही नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों आया?
दूसरी एक और वजह है, यहां पर अंडरस्टैंड लिखा है। अंडरस्टैंड अपने आप में एक वो वर्ब है जो मेंटल स्टेट बताती है, कॉन्टिन्यूटी बताती नहीं। कॉन्टिन्यूटी नहीं बताती तो हेड के साथ इस बीन को हटाएंगे और समझने वाले यही हैं, तो एक्टिव वॉइस की वजह से हम लोग लिखेंगे हैड दे अंडरस्टूड। ठीक है ना जी, तो यानी कि पार्ट 1 की गलती है, ये हम लोगों ने मार्क कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना, मीनिंग क्या हुआ, अगर वो ठीक से समझते फाइनेंशियल रिस्क को जो शामिल है किसी चीज में, तो वो इतना जल्दबाजी में गुस्से से इन्वेस्ट नहीं करते। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में दिए जा रहे हैं कि क्वेश्चन का नंबर एक ही होगा, लेकिन उसी के अंदर एक्टिवली 3 या 4 सवालों को मैच मेकिंग के लिए दे दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके स्पेलिंग टेस्ट में, वोकैबुलरीज के और आइटम्स में, ग्रामर में भी दे दिए जाते हैं। तो हमें कंडीशन और उसके रिजल्ट को टेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन को पकड़ते हैं, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन तक जाते जाते आपको कंफ्यूज जितना करना होता है एग्जामिनर ने वो कर चुका होता है। अगर आप आइस को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर ये तो अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ अपने आप में टाइमलेस होता है। टाइमलेस होने का मतलब ये अपने आप में एक जीरो कंडीशन है। जीरो कंडीशन का मतलब इसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए जाते हैं, यानी कि डी के साथ फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। डी के साथ फर्स्ट ऑप्शन यहां नहीं है, यहां नहीं है, बात यहां दोनों की बन सकती है। देखा फायदा, अगर आप सही से ट्रिक अप्लाई करोगे ना तो क्वेश्चंस कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकते, क्वेश्चंस मुश्किल होते ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब हम देखते हैं, यहां लिखा है इफ यू टेल हिम, अगर आप उसको बताएंगे, इफ यू टेल हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन लिखा है, उसका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप उसको कहानी सुनाओगे तो उसका दिल जो है वो पिघल जाएगा। तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग जाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट कहाँ बैठा है, सेकंड में, तो बाबू सी के साथ हमें सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ जाना है। सी के साथ सेकंड वाला ऑप्शन यहां नहीं है, ये पहले ही आउट हो गया, ये पहले ही आउट हो गया, एक जगह बचा है, तो यही हमारे पास आंसर है। बाकी की मैच मेकिंग की हमें जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो ये बहुत आसान मजेदार सवाल है, इनके आंसर्स अपने आप ही फिट बैठे होंगे। एंड हियर वी हैव द आंसर्स। क्वेश्चन हमें कहता है इफ द एम्प्लॉइज वुड हैव सक्सीडेड इन देयर अटेम्प्ट दे वुड हैव अचीव्ड अ गुड टारगेट। अगर एम्प्लॉइज सफल हो जाते अपने अटेम्प्ट में तो वो अच्छा टारगेट पा लेते। सबसे पहली एक बात को ध्यान आपको रखना है कि कोई भी कंडीशनल क्लॉज हो या कोई भी टाइम क्लॉज है, हम कंडीशनल क्लॉज या टाइम क्लॉज को कभी भी फ्यूचर में नहीं बताते। इसका मतलब अगर हमें इनमें विल या शैल देखने को मिलता है तो हम इसे प्रेजेंट के किसी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हमें वुड देखने को मिलता है तो हम इसे पास्ट के किसी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके देखते हैं। तो मेरे भाई यहां पर लिखा है दे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पर इफ के साथ क्या गलती हो गई भाई, वुड लिखने की गलती हो गई। यहां पर अगर हम पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट बता रहे हैं तो बाबू इस थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें पास्ट परफेक्ट ही तो यहां पर चाहिएगा। तो पार्ट ए के अंदर आप लोगों को क्या करना है, पार्ट ए के अंदर आप लोगों को करना है, यहां पर वुड हैव को हटाकर हैड सक्सीडेड करना है। ठीक है जी, तो ये वाली जो ट्रिक है इसको ध्यान रखना, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन हमें कहता है इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग, है ना। टाइम को ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पास्ट इंडेफिनिट की बात कही गई है। इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग, कुछ भी पाना संभव होता। आगे लिखा है इफ वन हैज द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग, अगर किसी भी इंसान के अंदर ये ताकत हिम्मत होती कि वो लगातार प्रयास करता रहता। ठीक है ना। अब यहां पर एक छोटी सी समस्या हमारे लिए ये हो गई कि हमारे सामने जो लिखा हुआ मेन क्लॉज है वो पास्ट में है, तो पास्ट के कोऑर्डिनेशन में मैं पास्ट को ही वैलिड करना होगा। इसीलिए हम यहां पर ये जो लिखा हुआ हैज है ना, इसको हम लोगों को ठीक करना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, पास्ट के साथ ही इसका मैच करना होगा, अदरवाइज बात अपने आप में टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा कोऑर्डिनेशन को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं है, ये कंफ्यूजन से भरा हुआ सवाल है। पहले तो एक प्यारी सी बात को हम समझते हैं कि इफ के साथ जो हम कंडीशन लिखते हैं वो प्रेजेंट के, चाहे इंडेफिनिट, चाहे कॉन्टिन्यूस, चाहे परफेक्ट, किसी भी टेंस में हम यूज कर सकते हैं।
कंडीशन जैसा हमारे को मीनिंग सजेस्ट कर रहा है वैसे ही हम कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो रिजल्ट हमारे सामने आता है यानी कि जो मेन क्लॉज है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में लिखते हैं। अब सवाल ये कहता है इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। इस सवाल में बहुत सारी चीजों को घुमाया गया है और फ्रॉम यहां पर एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ जो अपना ऑब्जेक्ट लेके चलता है वो नाउन होता है। कभी कभी हम किसी एडवर्ब को नाउन का मतलब सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। दिस टुमारो का मतलब जो आने वाला दिन है उसका नाम। तो यहां पर ये जो टुमारो लिखा है ये नाउन इक्विवेलेंट है तो ये अपनी जगह चल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा है आई विल स्टार्ट गोइंग, है ना, ये मेन क्लॉज है भाई। आई सब्जेक्ट है, स्टार्ट, स्टार्ट हमारी फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। इसके बाद हम जेरेंड को यूज करते हैं, है ना। मैं क्या स्टार्ट करूंगा, जाना स्टार्ट करूंगा। फोर के साथ ये लिखा है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद फिर से हम जेरेंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्टार्ट करूंगा जाना, जाना किस लिए, स्विमिंग करने, है ना। स्विमिंग के साथ क्लासेस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये वाला प्रोग्राम जो रिजल्ट में लिखा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है ना जी। ये भी अपने आप में सही है, ये भी सही है। गड़बड़ कहाँ बचती है, पार्ट ए में, उसको भी देख लेते हैं। अब यहां कहीं पर नो एरर तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर नो एरर यहां होता तो मैं इस सेंटेंस में नो एरर लगाकर आगे बढ़ जाता। अब हमारे पास लिखे हुए ऑप्शन में क्या करेक्शन करनी है, अगर मैं रिकवर कर गया होता, तो रिकवर कर गया होता तो प्रेजेंट के अंदर मैं अपने उस हाइपोथेसिस को बता रहा हूं कि अगर ऐसा काम हो गया होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो इफ के साथ आई हैव रिकवर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना जी। यहां पर फीवर उस ड्यूरेशन वाली बीमारी को बता रहा है जिससे वो पीड़ित है, और इंग्लिश में हम अधिकतर बीमारियों को काउंटेबल मानते हैं। तो ये वो बीमारी का समय है जो लगातार चल रहा है। अब इसी चीज को हम लोगों को स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ बताना होगा, ठीक है भाई। तो यहां पर एक करेक्शन हमारे लिए जो मैंडेटरी है, फ्रॉम के साथ द फीवर हमें लगाना है, ये इसमें एरर है। कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा कि सर हमने तो ये देखा है कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर रिकवर लगा दिया होगा। देखो तुक्के से आपका आंसर अपनी जगह ठीक हो सकता है कि आपने बी वाले ऑप्शन में आंसर मार्क कर दिया है, लेकिन तुक्के की बात नहीं चलेगी। बात चले तो बिल्कुल सटीक और वैलिड चले। और सटीक और वैलिड क्या है, यहाँ उस ड्यूरेशन की बात कही गई है, जो बीमारी का जो समय है उसमें अगर वो ठीक हो जाता है तो वो काम करना शुरू करेगा कल से अपनी जो भी है एक्सरसाइज वगैरह स्विमिंग क्लासेस का है, ठीक है भाई। तो एक अच्छा सवाल है, बी आंसर यहां पर मार्क किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली, अगर आप लगातार काम कर रहे होते। इस हेड को ध्यान से देखेंगे, इन्वर्जन की वजह से ये हमारे सामने सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहां पर हमारे लिए कंफ्यूजन हो गई। हम यहाँ सिंस या फोर लिखा हुआ देखते तो हम यहां पर इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को वैलिड मानते। उस सिंस और फोर के साथ लिखा हुआ टाइम क्लॉज, आई मीन टाइम फ्रेज जो है, उसका काम इस रेगुलरली ने चला दिया। दूसरी वजह यह भी है कि मैं यहां से अगर बीन को हटाऊं तो हेड के साथ सीधा आईएनजी नहीं चल पाएगा। मैं इस बीन की जगह इस वर्किंग को वर्कड कर दूं तो सर ये फिर पैसिव गलत जगह चला जाएगा। इसका मतलब इन दोनों मजबूरियों को मैं ठीक मानकर चलना पड़ेगा। आगे इसने कहा है यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, ठीक है ना। तो अगर आप लगातार काम कर रहे होते तो आप प्रोजेक्ट को सही समय पर कल पूरा कर लेते। तो सर यस्टरडे पास्ट के रिजल्ट को बताने के लिए हम लोगों को लिखना होगा यू वुड हैव और उसके बाद कंप्लीटेड। तो भाई जहां पर वुड हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है उस वाले पार्ट में चुपचाप से एरर हम मार्क कर देंगे, यही इसके अंदर गलती है, ठीक है। अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है। क्वेश्चन हमें कहता है इफ ही हैड, देखो बच्चे यहां से कंडीशन शुरू हुई, हैड पेड हमारे सामने पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है। अब इसका मतलब ये है कि वो एक रिग्रेट हमें बताना चाहता है कि अगर उसने अटेंशन, जो अनाउंसमेंट हुई है उस पर पूरी अटेंशन अगर उसने दी होती तो भाई साहब वो ट्रेन मिस नहीं करता। तो यहां पर हमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म हमारे अगले पार्ट में आ गया, इसका मतलब हमें यहां पर तो वुड लगाना होगा, ठीक है ना। नोट के बाद हम हैव लगा देंगे ताकि आने वाली थर्ड फॉर्म अगले पार्ट में हो जाए। तो यहां पर हमारे सामने एरर है, ठीक है भाई। बढ़िया सवाल था मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन 12 हमें कहता है यू वुड हैव फेस्ड अ ह्यूज फाइन, आपने झेला होता एक बहुत बड़ा फाइन फॉर लेट
सबमिशन, क्योंकि आपने देरी से जमा कराया है जो भी ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि अपनी आईटीआर लेट से आपने जो जमा कराई है, ये अपने आप में क्या हो गया, एक तरीके का काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट हो गया। आगे लिखा है इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड बाय द अकाउंटेंट, हेल्प किसने की है, अकाउंटेंट ने। डूअर कौन है, अकाउंटेंट है। अगर डूअर हमारे सामने अकाउंटेंट है तो इसका मतलब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में डूअर को अगर हम मेन वर्ब के बाद लिखते हैं तो ये पैसिव अपने आप में बनता है। अब पैसिव अगर ये अपने आप में बनता है तो हमें ये समझ में आ गया कि यहां पर क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट है, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोगों को सिर्फ बीन और लगाना है ताकि ये पैसिव करेक्ट हमारे सामने बन जाए। तो पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को लिखना होगा हैड नॉट बीन और इसके बाद हम लिखेंगे हेल्प्ड। पॉइंट समझ आ गया भाई? तो यानी कि हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में सी पार्ट में एक एरर है जिसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है बच्चों, हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है यू विल हैव टू पे द फाइन। अब मेरे बच्चे यहां पर विल हैव टू पे द फाइन, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये अपने आप में एक फ्यूचर की बात कह रहा है और वो भी इंडेफिनिट में। ठीक है ना, तो यहां हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग जाना होगा। तो भाई इस लिखी हुई बातचीत में हम लोगों को V1 चाहिए, आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है ना जी। अब अगर यही क्वेश्चन हमें एरर के क्वेश्चन में बनाकर दी जाता तो यहां एक और गलती थी मेरे भाई, जब भी किसी पेपर को हमें पास करना है तो उसके लिए हमें पास मार्क्स लिखना होता है, ना कि पासिंग मार्क्स। पास मार्क्स का मतलब वो मार्क्स जो पास होने के लिए आपको चाहिए, पासिंग का मतलब तो हमें समझ में आता है जो गुजर रहा होता है, जो बह रहा होता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ये एक वीक एरर यहां पर इसमें उड़ दी है, ये भी आपको ध्यान से सीखना चाहिए। यहां पर इसका आंसर है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है इफ शी एक्सरसाइजेज डेली शी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। सवाल को देखेंगे तो इफ कंडीशन हमारे सामने लिखी है और ये कंडीशन लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कंडीशन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे सामने आती है तो रिजल्ट तो हमें फ्यूचर टेंस में चाहिएगा। तो फ्यूचर के लिए हम लोगों को यहाँ पर विल चाहिएगा। अब इसी के साथ साथ ये भी देखेगा कि विल के साथ ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिखी हुई है। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी मिसरीड कर सकते थे कि हमारे सामने कोई भी जो कंडीशन लिखी है अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में जाती है, कोई भी इंसान अगर एक्सरसाइज करता है तो नेचुरल सी बात है वो फिट और एनर्जेटिक रहेगा, है ना मेरे भाई। लेकिन अगर हमारे सामने ये वाली बात किसी से रिलेटेड है तो हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये हमारे सामने इसी की वजह से कहाँ चला गया, फ्यूचर। तो भाई इसकी जगह हम लोगों को इस ए वाले पार्ट में करेक्शन करनी है। दैट्स इट। मेरी बात समझ गए? अब देखो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है इफ द गवर्नमेंट हैड इन्वेस्टेड, अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया होता अ डिसेंट अमाउंट, डिसेंट का मतलब होता है एक सुटेबल अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया होता ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अ डेकेड अगो। अब देखो यहां पर जो लिखा ना अ डेकेड अगो, ये हमें पास्ट की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये पास्ट की तरफ अगर लेकर जा रहा है तो ये जो कंडीशन हमारे सामने है ना ये पास्ट में बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, है ना, जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वुडंट हैव बीन इन अ, क्या लिखा है, सच अ बैड सिचुएशन नाउ। यहां पर नाउ ये मिक्स्ड कंडीशन की हमारे सामने क्या लिखी है, एक बहुत ही प्यारी सी क्वेश्चन तैयार हो गई है। ठीक है ना, मेरी बात समझ। पहले तो बेटा ये शायद लिखने वाले भाई ने गलत कर दिया है। नाउ का मतलब प्रेजेंट, पास्ट में इन्वेस्ट अगर किया होता तो आज हमारे लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी होती। तो आज के लिए हम लोगों को इसे परफेक्ट कैटेगरी में नहीं लेकर जाना। वुडंट अपनी जगह ठीक है, हैव को हटाकर हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे बी और उसके बाद इन सच अ बैड सिचुएशन। ठीक है, तो ये अपने आप में सच में काबिले तारीफ सवाल है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कंडीशन हम लोगों ने पास्ट में सोची है, रिजल्ट हम लोगों ने प्रेजेंट में सोचा है, तो प्रेजेंट के रिजल्ट के लिए हम वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आंसर जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों ये सवाल ना पेपर का फेवरेट सवाल भी बन गया है। कैसे, ध्यान से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ यही चीज रटी है कि आई विश का मतलब काश मैं हो गया, तो इसके साथ या तो हम वर्ब को यूज करें या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करें, यानी कि पास्ट सब्जंक्टिव में हम इसको लेकर चले जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ठीक है, आप इसे पास्ट सब्जंक्टिव में लेकर जा रहे हैं लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो प्रेजेंट के लिए निकलता है, यानी कि आप कोई ऐसी चीज इमेजिन कर रहे हो जो प्रेजेंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर मेरे भाई इसी बातचीत के साथ हम लोगों को कोई पास्ट का रेफरेंस दे दिया जाता है, यानी कि पास्ट का टाइम अगर इसके साथ हमारे लिए दे दिया जाता है, तो इसे हम
परफेक्ट कैटेगरी का सब्जंक्टिव में लेकर जाते हैं। परफेक्ट कैटेगरी का सब्जंक्टिव कैसे बनता है दोस्त? परफेक्ट कैटेगरी के सब्जंक्टिव के लिए हम लोगों को पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब सवाल देखिए, तोड़ना आसान हो गया। मैं ये उम्मीद करता हूं काश मैं समझ पाता वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ मेंटेन करने की क्या वैल्यू, मैं ये समझ पाता जब मेरे पेरेंट्स लगातार बार बार एडवाइस मुझे करते रहे। कब करते रहे? जब मैं कॉलेज में था। यानी कि इमेजिन कब के पॉइंट से किया जा रहा है? पास्ट के पॉइंट से किया जा रहा है। पास्ट के पॉइंट से अगर ये चीज इमेजिन की जा रही है तो समझना भी तो पास्ट में ही था। तो बाबू अगर तुक्का लगाना चाहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ गए हैं इस बात को तो सर ये परफेक्ट सब्जंक्टिव की तरफ हमें लेकर जाना होगा और हमें लिखना होगा हैड अंडरस्टूड। ये आजकल एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, स्किप मत करिएगा भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन हमें कहता है द टूरिस्ट कपल वुड, टूरिस्ट कपल जो है वुड हैव मिस्ड। अब मेरे भाई यहाँ वुड के साथ हैव परफेक्ट में चला गया है तो काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट सामने आ गई है। द मेस्मेराइजिंग, मेस्मेराइजिंग का मतलब होता है जो मन को लुभा दे, गंगा आरती। इफ देयर बोटमैन, अगर उनका बोटमैन नॉट चोजन द शॉर्टर। अब आप ध्यान से समझेंगे, इफ से तो कंडीशन शुरू हुई, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है जो इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को वेरीफाई कर सके? तो बाबू पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए हेड के साथ हमें थर्ड फॉर्म यहां लगाना है। अगर उनके बोटमैन नहीं चुनते छोटा रास्ता। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई इसका मतलब हमारे सामने सी वाले पार्ट में ये गलती है, हेल्पिंग वर्ब यहां मिसिंग है, हमने इसको ठीक कर दिया मेरे बच्चे। हमारे सामने आता है मेरे दोस्तों, और ये हेड पहले लिखने का मतलब है ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन का इन्वर्जन है। हेड शी सब्जेक्ट हो गया, इसी के लिए बीन इन्फॉर्म्ड, यानी कि ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट की कंडीशन का इन्वर्जन तो है, साथ साथ ये लिखा पैसिव वॉइस में भी है। अगर उसे सूचित किया गया होता पहले तो वह क्या करती? कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर लेती, मिस नहीं करती। तो भाई वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमारे लिए कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज थर्ड। करेक्ट हो गया भाई, तो इसका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है मेरे भाई, ही कुड बी पास। पहली बात तो यहां पर तो गलती है ही, ये हमें समझ आ ही गई है। कैसे? देखो कैन के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं, किसी इंसान की प्रेजेंट एबिलिटी को बताते हैं मेरे भाई। इसी तरीके से अगर कुड के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो ये उस इंसान की पास्ट एबिलिटी है। अगर मेरे छोटे भाई यहां पर कुड के साथ हम परफेक्ट फॉर्मेट लेकर जाते हैं, यानी कि हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी इंसान की वो एबिलिटी है जो वो पास्ट में कर सकता था पर उसने किया नहीं। लेकिन यहां पर आगे जब हमने पढ़ा इफ ही स्टडीड, स्टडीड का मतलब क्या है? ये प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने बना रहा है, ठीक है ना जी। अगर वह अच्छे से कड़ी मेहनत करता, तो यानी कि अब इस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए इस कुड को जो कि कैन का पास्ट है, सीधा सीधा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगा देंगे ना मेरे भाई, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये भी समझने का काम करना, किसी इंसान ने एग्जाम को पास अगर करना है तो डूअर वही है, ठीक है ना। तो ये एक्टिव वॉइस में भी तो है, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने शायद ये सोच लिया होगा कि सर कुड बी के साथ अगर पास्ट हम कर दें तो पैसिव भी तो चल जाएगा। तो पैसिव के लिए हमें डूअर की प्लेसमेंट को ध्यान से देखना होता है। मेन वर्ब से पहले डूअर है एक्टिव, अगर मेन वर्ब के बाद डूअर है पैसिव, इतनी सी बात है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर हमें इस लिखे हुए सेकंड पार्ट के अंदर गलती को देखना है। अब सेकंड पार्ट कहां है? इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो संभल के इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है, कभी भी कोई भी कंडीशनल क्लॉज या कोई भी टाइम क्लॉज फ्यूचर टेंस में नहीं बताया जाता। अगर विल शैल हमें देखने को मिलता है तो हम उसे प्रेजेंट के टेंस में चेंज कर देंगे, वुड हमें देखने को मिलता है तो हम उसे पास्ट के टेंस में चेंज कर देंगे। यहां पर गड़बड़ हो गई इफ के साथ विल लगाने की, तो फ्यूचर इंडेफिनेट है तो चुपचाप आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ लेकर चले जाएंगे। विल को हटाया, विल को हटा दिया हमने तो हटा दिया भाई। तो कम को किस में करेंगे? कम्स। तो कौन सी जगह पर गलती है मेरे भाई? ए। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आपने ठीक किया तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट सही काम कर रहा है, बाकी का मामला सेट है बॉस, ठीक है भाई। यहां आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है मेरे बच्चे, इफ से कंडीशन शुरू हुआ है, द फार्मेसी कीप्स सेलिंग मेडिसिन विदाउट प्रॉपर बिल्स। अगर फार्मेसी लगातार बेचती रही मेडिसिन को बिना प्रॉपर बिल के, डिस्पाइट, डिस्पाइट अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है, ठीक है जी।
डिस्पाइट अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है ना जी। इसको अगर आप कहना चाहें तो इसका अर्थ होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज किया जाता है। और यहां डिस्पाइट प्रेपोजिशन का ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया भाई। इट्स ऑपरेटिंग लाइसेंस विल हैव बीन रिवोक्ड विद इन डेज। अब मेरे भाई यहां क्या लिखा है हमारे सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, बोलो हाँ ना। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, रिजल्ट हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बताते हैं। तो आपको यहां पर फ्यूचर परफेक्ट की तरफ नहीं जाना है, आपको यहां लिखे हुए लाइसेंस को जो है ना रिवोक विद इन डेज में कर दिया जाएगा। तो कर दिया जाएगा तो पैसिव ही हमें चाहिए, बस हैव और बीन को हटाकर बी लगाकर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह फिट है। तो गड़बड़ कहाँ है, बस डी वाले सेक्शन के अंदर हमें टेंस को ठीक से लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। यहां पर इसका आंसर है। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है आई ब्लैंक लाइक अ लॉग, ठीक है जी। समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा है। यहां पर ये लाइक पहले मैं आपको बताता हूं, ये एक प्रेपोजिशन है, आ लॉग, लॉग की तरह, ठीक है ना जी। बात समझे, लकड़ी का एक लट्ठा है उसकी तरह। कंडीशन यहां से शुरू है, माई मदर हैड नॉट टर्न्ड ऑफ द एयर कंडीशनर। सवाल कैसे बना, कंडीशन हमारे सामने पास्ट परफेक्ट की बात है ना, यानी कि पास्ट में कही गई एक बात है, अगर मेरी मम्मी एसी को बंद नहीं करती तो मेरी क्या हालत हो गई होती, मैं एक लकड़ी के लट्ठे की तरह से भाई साहब क्या हो गया, सोता पड़ा रहता। तो वुड हैव के साथ हैव नहीं है, गलत हो गया, गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है ना। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो फर्स्ट इसके लिए सटीक आंसर हो गया मेरे भाई। यहां पर इसका वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन 23 हमारे सामने आता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रोपोजल्स ऑन टाइम। सही समय पर अगर वो प्रोपोजल्स को सबमिट करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है ना उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। अब इस लिखे हुए सवाल में हमें क्या चीज को ठीक करना है मेरे भाई, देखो पहली बात तो ये हमारे सामने मेन क्लॉज है, अवेलेबल ऑफ फंड्स को सुनिश्चित किया जाएगा, है ना, यानी कि पैसिव कंस्ट्रक्शन अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो विल के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में पैसिव को वेरीफाई कर दे रही है। इफ से हमारी कंडीशन शुरू है, दे ऑल, वो सभी, ट्राइड क्यों लिखेंगे हम, वो सबमिट करेंगे, तो वो सबमिट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट मेन क्लॉज है, तो कंडीशनल क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने का काम करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने कहां गड़बड़ हो गया, यहां पर हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाना होगा। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमें कहता है इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, यहां पर बात किस में कही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कही है। पहली बार ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है। आगे कहा है आफ्टर द पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक के बाद अगर चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं, है ना। आगे इसने कहा मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, जो नया ये नॉर्मल लेवल है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट को ध्यान से समझना, यहां पर अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि थिंग्स आर एग्जैक्टली नॉट नॉर्मल, थिंग्स आर एग्जैक्टली नॉट नॉर्मल, यानी कि ये मीनिंग हमें प्रेजेंट में कह रहा है। तो प्रेजेंट को ही मेंटेन करने के लिए हम लोगों को विल नहीं वुड के साथ हैव टू एक्सेप्ट लिखना होगा, ठीक है। आप इसके लिए ये भी बात समझ सकते हैं कि पास्ट में लिखी हुई ये बात इंडेफिनेट में होती तो हम वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते, आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस के लिए भी हम क्या करेंगे, वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, विल को हटाकर मेरे भाई हम लोगों को वुड लिखना है एंड दैट्स इट, ठीक है बच्चा। तो यहाँ आंसर भी वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन अपने आप में सच में बहुत प्यारा है, ठीक है। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्तों यहां लिखा है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की वजह से ये जो कंडीशन है वो पास्ट का मीनिंग तैयार कर रही है। पास्ट का मीनिंग तैयार करने के लिए हम लोगों को एक ही टेंस का सहारा लेना पड़ता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लिखा हुआ है तो ये भी हमें जस्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये लिखा हुआ हमारे सामने वुड के साथ है और ये बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है भाई, पैसिव नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ हमें पास्ट परफेक्ट कहां पर मिला, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो एक ही जगह हमारे सामने पास्ट परफेक्ट वैलिड है, दैट इज फोर्थ आंसर, करेक्ट हो गया। चलिए इसका मीनिंग भी एक बार समझ लेते हैं, अगर वह कल रात ज्यादा नहीं खाती तो वह बीमार इतना ज्यादा नहीं होती, इसका मतलब उसने बहुत सारा खाया वो बीमार हो गई, करेक्ट हो गया भाई।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आई वुडेंट हैव बीन सो एंग्री, मैं इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होता अगर वह टाइम से आ जाती। तो ये क्या है, अपने आप में एक तरह का रिग्रेट है, यानी कि टाइम से वो आई नहीं, मैं उस पर गुस्सा हो गया। तो जब हम पास्ट के किसी रिग्रेट को बताते हैं तो वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग लेकर चलते हैं पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट अपने आप में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आंसर वेरीफाई कीजिए। क्वेश्चन हमें कहता है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कंडीशन हमारे सामने किस में कही है, पास्ट परफेक्ट में। तो रिजल्ट को बनाने के लिए हमें क्या ध्यान देखना होगा, यू ब्लैंक द एग्जामिनेशन, कोई बात प्रेजेंट में नहीं की है, तो पास्ट परफेक्ट के साथ हम वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म वाले ऑप्शन की तरफ चुपचाप चले जाएंगे। यही इसका बेहतरीन आंसर है। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है, इफ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब, अगर मैं जॉब के नेचर को पहले रियलाइज कर लेता, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। रिजल्ट हमारे सामने वुड नोट के साथ हैव थर्ड फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये एक रिग्रेट दिखा रहा है, और रिग्रेट हम हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ बताने का काम करते हैं। तो यहाँ वैसे भी आप समझ रहे हैं कि इफ के साथ वुड का लेना देना है नहीं, थर्ड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चीज चाहिएगा, हेड। अब मेरे भाई ये तो अपनी जगह गलत हो गया, इन केस का यहाँ वैलिड रीजन ही नहीं समझ में आता, इन केस के साथ वुड आएगा भी नहीं, इंप्रूवमेंट हम करेंगे। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं है तो इसने पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन करके हैड आई रियलाइज्ड कर दिया। बहुत प्यारा सवाल है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन 29 हमें कहता है, इफ यू हैड टोल्ड मी व्हाट वाज रॉन्ग, अगर आपने मुझे बताया होता क्या गलती थी, यानी कि उसने बताया नहीं, तो ये इसको सुधारने की या मदद करने की काम करता है ना। तो भाई पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर हैव तो है ही नहीं, यहाँ पर विल लगाने की गलती हो गई, यहाँ पर विल लगाने की गलती हो गई, तो सर विल क्या लगा दिया, दिल ही गलत जगह लगा दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म सेकेंड ऑप्शन ने हमें दिया। वी हैव द आंसर। क्वेश्चन हमें कहता है, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप यकीनन सिलेक्शन पा लेंगे। यहाँ पर इफ के साथ इसने कंडीशन हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही है, तो रिजल्ट हमारे सामने किस में होना चाहिए, यू श्योरली गॉट। तो सर गॉट तो किसी भी तरीके से नहीं हम लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाने के लिए यू विल, श्योरली तो अपने आप में एक एडवर्ब है, और सर हम इस विल के साथ लिखेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर सिलेक्टेड को लेके कंफ्यूज मत होना, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इस पॉइंट से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस लिखे हुए मामले में स्टडी अपनी जगह ठीक है, इसको गलती से नहीं छेड़ना। गलती कहां पर ठीक होती है, बी वाले पार्ट में। ठीक है जी, गलती कहाँ ठीक होती है, बी वाले पार्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है, इफ शी ब्लैंक सो मच लास्ट नाइट शी वुडंट हैव बीन सो सिक, वह बीमार नहीं होती, यानी कि ये पास्ट के अंदर एक रिग्रेट है। ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, अगर वह इतना ज्यादा कल रात नहीं खाती लास्ट नाइट की वजह से, ये वाली कंडीशन किस में होनी चाहिए, पास्ट में। पास्ट की कंडीशन को बताने के लिए हमें चाहिए होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर है ना, यहां और ना यहां और यहां भी नहीं, तो करेक्ट आंसर भी है फोर्थ वन। ठीक है जी, तो बात अपनी जगह बिल्कुल फिट है बॉस। क्वेश्चन हमें कहता है, इफ के साथ ये सेंटेंस शुरू होता है, कंडीशन शुरू हो गई, आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां होता। इमेजिन किया जा रहा है एक सिचुएशन, अगर मैं वहां होता, आई हैव सेव्ड हर फ्रॉम ड्राउनिंग। ड्राउनिंग किसी इंसान के डूबने की बात कहता है, और अगर यहां पर सिंकिंग लिखा होता तो किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात कहते हैं, है ना। अगर मैं वहां होता मैं उसे बचाता। पास्ट परफेक्ट की कंडीशन के लिए हम लोगों को चाहिए होता है क्या चीज, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो यानी कि हम लोगों को इस लिखे हुए बी पार्ट की गलती को मार्क करना था, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, तो ये पास्ट अनरियल सिचुएशन एक क्रिएट हमारे सामने की गई है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़कर देखिएगा, ये सच में अपने आप में जानबूझकर चीजों को घुमाकर दिए जाने वाला सवाल है। मैं भी इसको पढ़ता हूं, ही ब्लैंक। अब यहां पर हमारे सामने कहा गया है, उसने कुछ नहीं कहा है, होगा, वटेवर, अनलेस यहां से हमारा कंडीशनल क्लॉज शुरू होता है, ये हमारी कंजंक्शन है और ये कंडीशनल क्लॉज है ना। ही फील्स, वो महसूस करता है, ही इज बीइंग थ्रेटन्ड, उसको धमकाया जा रहा है, इन सम वे। ठीक है ना जी, हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है वो यहां तक ही है। ठीक है ना, ये इस लिखी हुई फील्स का
इस लिखी हुई फील्ड्स यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, कायदे से ये जो लिखा हुआ हिस्सा नाउन क्लॉज है। तो मेरे दोस्तों यहां एक चीज समझ में आती है, अगर मतलब जब तक वो यह महसूस नहीं करता कि उसे धमकाया जा रहा है तब तक वो किसी को कुछ नहीं कहता। यानी कि ये उस इंसान का एक नॉर्मल सा रूटीन एक्शन है। रूटीन किसी भी इंसान के लिए टाइमलेस होता है, ठीक है ना। पहली बात तो यहाँ पर कहीं विल के साथ फर्स्ट होमो वर्ब तो है नहीं, नहीं तो हम उसको कंसीडर कर देते, है ना। यहाँ पर वुड वाली बात अपनी जगह गलत हो गई, पास्ट के साथ कनेक्शन नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हम नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसे जीरो कंडीशन में लेकर चले जाएं कि उसके लिए एक नॉर्मल रूटीन एक्शन यही है कि जब तक उसे ये महसूस नहीं होता कि उसको धमकाया जा रहा है तब तक वो किसी को कुछ कहता नहीं है। सलमान खान है वो अपने आप में, है ना। एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया उसके बाद किसी की सोचता नहीं। हमने क्वेश्चन उड़ा दिया, बात खत्म यार। क्वेश्चन कहता है इफ द इकोनॉमी फेल्स, इफ से कंडीशन शुरू है, अगर इकोनॉमी फेल होती है इस वर्ष। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही गई कंडीशन का मीनिंग यहां पर निकल रहा है फ्यूचर में। इस वर्ष अगर ये कंडीशन आती है कि हमारी अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के ऊपर इसका असर दिखेगा। तो सर जो रिजल्ट आप बताएंगे उसके लिए तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट चाहिए, तो यहां पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट करना चाहिए था। दैट्स इट, और कोई नई बात नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही अच्छे से घुमाया गया है। कैसे घुमाया गया है? हमारे सामने एक सिचुएशन ऐसी है मेरे भाई कि किसी लिखे हुए सेंटेंस के पार्ट्स हमारे सामने हैं, हम गलती यहाँ भी ठीक कर सकते हैं, हम गलती यहाँ भी ठीक कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल कंसीडरेशन सामने आती है कि लेफ्ट को ठीक मानकर एरर आप राइट वाले पार्ट में मार्क कर दो। हमने तो एक नॉर्मल कंसीडरेशन तैयार की। हमें लगता है कि इफ यू हैव रिमेन्ड काम, अगर आप शांत रहते तो आप जो है ना सिचुएशन को बचा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुसीबत खड़ी हो गई हमारे सामने। क्या मुसीबत खड़ी होगी हमारे सामने? पहली बात तो ये जो हमारे सामने लिखा मेन क्लॉज जिसका सब्जेक्ट ये है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ लिखी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सपोर्ट कौन करे? तो आप कहेंगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हैव और कुड तो अपनी जगह ठीक जा रहे हैं। यहां पर एक पास्ट के एक्सपीरियंस को कहा जा रहा है कि अगर आप शांत रहते ना तो आप सिचुएशन को बचा सकते थे। ना तो आप शांत रहे और ना ही आप क्या किए भाई, आप सिचुएशन को बचा सके। तो इस कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल ठीक एग्री कर रहा है। अब इस लिखी हुई थर्ड फॉर्म को मैं प्रेजेंट के साथ तो नहीं लेकर जा सकता। अगर ये एक्सपीरियंस पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट के साथ मुझे जाना होगा। तो ये वाली जो थियरी है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में फेल कर गया यहां पर। इसका मतलब इफ यू हैव रिमेन्ड की जगह हमें कहना होगा इफ यू हैड रिमेन्ड। क्या कहना होगा भाई? इफ यू हैड रिमेन्ड। अगर आप शांत रहते तो आप सिचुएशन को बचा सकते थे। ना आप शांत रहे, ना आपने सिचुएशन को बनाया। कंडीशन और रिजल्ट दोनों काउंटर फैक्चुअल है, जो हो सकता था वो हुआ नहीं। ठीक है भाई, हियर वी हैव द आंसर। ये क्वेश्चन अपने आप में सच में चैलेंज करने वाला सवाल है। ठीक है, बेस्ट ऑफ पीवाई क्यूज के कलेक्शन में इसीलिए आपको ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। इफ से कंडीशन शुरू हुई है, स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल्स। स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल्स का मतलब होता है वो कैप्सूल जो आपको नींद ला दें, आपके अंदर नींद जगा दें। इसने कहा है विल, तो ये तो आपने पहले ही देख लिया कि ये तो एक मेजर एरर है। कंडीशनल क्लॉज को फ्यूचर में नहीं बनाते, इसको हम हटाएंगे। अब हमें देखना है कि हेल्प लिखें या हेल्प्स लिखें। तो यहां हमें क्या लिखना होगा? यहां पर कैप्सूल्स प्लूरल की बात कही है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ हेल्प अपनी जगह काम कर जाएगा। ठीक है जी, तो एरर तो हमें मिल गया, मेजर एरर। आगे लिखा है हेल्प मी फॉल अस्लीप। ठीक है जी, ये फॉल अस्लीप की बात कह रहा है। यहां पर मेन वर्ब ये है, ये इसके साथ बेर इन्फिनिटिव है भाई। ठीक है ना, चल जाएगा क्योंकि हेल्प के बाद हम बेर इन्फिनिटिव लेकर आते हैं। तो स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल्स अगर हेल्प करते हैं किस चीज में? नींद लाने में। देन, अब ये देन अपनी जगह यहां पर गलत है भाई। देन अपनी जगह यहां पर गलत क्यों है? क्योंकि किसी भी कंडीशनल क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसके साथ हमें मेन क्लॉज लिखना होता है और मेन क्लॉज से ठीक पहले हम किसी भी और कंजंक्शन को नहीं लिखते, हम सिर्फ कोमा को लगाते हैं। किसी भी एक सेंटेंस के अंदर दो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं हो सकते, इसका ग्रामेटिकल रीजन आपको बताया। तो भाई यहां पर ये देन जो है ना, ये भी अपने आप में गलत है। अब बोलचाल की भाषा में, स्पोकन लैंग्वेज में ना, हम अगर के साथ तब, अगर के साथ तो, यदि के साथ तो या अगर, ऐसा कोई शब्द यूज कर लेते हैं तो ये वीक एरर कैटेगरी यहां बनती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में जनरली चैलेंज होना चाहिए था। एक बार इसके मीनिंग को समझते हैं।
अगर स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल्स मदद करते हैं नींद लाने में, तो मैं ले लूंगा अ कपल ऑफ कैप्सूल्स टुनाइट, आज रात कुछ एक जो है ना कैप्सूल्स ले लूंगा, क्योंकि मैं सफर कर रहा हूं इंजोमनिया। इंजोमनिया का क्या मीनिंग होता है ये आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन में कहता है मेरे भाई, इफ से कंडीशन शुरू हो रही है, ही सब्जेक्ट होगा, हैड बीन एंटर्ड अ फैट स्टॉक कंपटीशन। फैट स्टॉक कंपटीशन में एंटर कौन कर रहा है? ही कर रहा है। अगर ही कर रहा है तो ये हमारा डूअर है। अगर किसी लिखी मेन वर्ब से पहले डूअर आ जाए तो उसको लिखने का काम एक्टिव वॉइस में हमें करना होगा। तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म ना कहकर हमें यहां पर एक्टिव वॉइस इसके लिए सोचना है। अब एक्टिव वॉइस क्या होगा, उसका जवाब हमें इसका मेन क्लॉज देगा। मैं श्योर हूं इस बात से, उसकी जो स्टोरी है ना, वुड हैव बीन, तो भाई वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म जस्टिफाई करता है कि यहां पर बीन को हटाकर पास्ट परफेक्ट के साथ एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हम बना देंगे, एंड दिस इज इट। ठीक है भाई, तो एक अच्छा सवाल हमारे सामने बनता है, तो इसके लिए एरर हम कहां मार्क कर देंगे भाई? इस लिखे हुए पार्ट ए में मार्क कर देंगे भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमें कहता है बहुत ही प्यार से, इफ यू हैड ड्रिवन मोर केयरफुली, अगर आपने और ज्यादा सतर्कता से गाड़ी या जो भी आप व्हीकल है वो चलाया होता। यहां पर पास्ट का रिग्रेट हमें दिया गया है। आगे ये कह रहा है मेन क्लॉज में, यू, क्योंकि यू की बात है तो यहां भी यू ठीक है। वुड नॉट हैव, और उसके बाद क्या लिखा? थर्ड फॉर्म। यहां पर वुड के साथ जो हैव लिखा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको परफेक्ट में बनाया जा रहा है। इसके साथ थर्ड फॉर्म के नाम पर मेन वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म हैड है ना, एक्सीलेंट। तो दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म ठीक तो जा रहा है। तो अगर ठीक जा रहा है तो इसमें तो कोई एरर है नहीं, तो नो एरर वाली सेगमेंट पर हम मार्क करेंगे, एंड दिस इज इट। ठीक है मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आपके सामने देखने को मिलेगा और ये परेशान भी आपको करेगा। मजेदार बात क्या है समझने की, इफ के साथ एक सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद इसी की लिखी हुई अपने आप में एक मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है वो अपने आप में एक नाउन क्लॉज लिखा हुआ मिलता है। अब मजेदार बात यह है कि इस नाउन क्लॉज की जो वर्ब है ना, वो इस कंडीशन से ताल्लुक नहीं रखती। ठीक है ना, इसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। बस ये तो टेंस का एग्रीमेंट तैयार करेगी कि अगर ये पास्ट में तो कहीं ना कहीं ये भी पास्ट में चाहिएगा। ठीक, अब सवाल को ध्यान से समझेंगे, पहले रिजल्ट को पकड़ेंगे। शी वुड हैव बेक्ड अ केक, वह एक केक बनाती, पकाती, तैयार करती। ठीक है ना, यहां पर इफ कंडीशन है, सब्जेक्ट है, यहां पर सेकंड फॉर्म है। अगर उसे पता होता, क्या पता होता? अब यहां से लेकर यहां तक यू वर कमिंग जो है ना, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कंडीशन से ताल्लुक नहीं है। तो इस वुड हैव के साथ इस कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई करता हूं तो न्यू को हटाकर मुझे यहां पर पास्ट परफेक्ट की तरफ जाना होगा। तो भाई मेरे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? हमारे पास करेक्ट आंसर ये होगा। देखो वैसे तो इसने आपकी हेल्प कर दी है, क्या हेल्प कर दी है? इसमें किसी भी ऑप्शन में ना इस वर कमिंग को नहीं छेड़ा। अगर पेपर शैतानी पे उतर जाए ना, तो यहां पर कहीं ना कहीं बीच में हेड कम बीच में फंसा देगा, और उसी को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट उसी हेड कम को मार्क करके आएंगे। और ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना भाई, डिटेल में मेरे साथ सीखो, आराम से सीखो, गलती कभी नहीं होगी, मैं इस बात का आपसे वायदा करता हूं। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए बी यहां पर बैठ जाता है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा है, सबसे पहले इसको ध्यान से समझते हैं। यहां हेड सेंटेंस की शुरुआत में है, ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, यानी कि अगर हम हेड के साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर चल रहे हैं, तो ये कंडीशन अपने आप में किसी पास्ट के रिग्रेट को बताती है। अब मीनिंग को समझते हैं, ये कहता है अगर भारत के लोग ले लेते स्वच्छ भारत अभियान को सीरियसली, ठीक है ना, कब ले लेते? पास्ट में, इस बात का हमें पछतावा है। ठीक है ना, द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग्स, आसपास की जो कंडीशन है, वुड बेटर ऑटोमेटिकली, अपने आप सुधर जाती। सुधर कब जाती? आप कहेंगे प्रेजेंट में सुधर जाती। अब प्रेजेंट में सुधर जाती तो मेन क्लॉज के अंदर वुड के साथ हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए मेरे प्यारे भाई। यहां पर द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग्स तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वुड हमारी मॉडल एक्सिलरी है। ठीक है ना जी, अब हमें ये देखना है इसकी मेन वर्ब कहां है, तो बेटर से पहले एक मेन वर्ब अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, वुड बी बेटर ऑटोमेटिकली। ये बेटर जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री है, गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है। ठीक है भाई, तो यानी कि सी वाले सेक्शन में हम लोगों को मेन वर्ब का अभाव देखने को मिला, उसको हमने पूरा कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सवाल हमारे सामने कहता है इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू डिस्टेंट लैंड्स।
अगर मैं एक पक्षी होता, हकीकत में नहीं हूं, अगर मैं एक पक्षी होता, यानी कि यहां पर क्या किया जा रहा है, इमेजिनेशन को बताया गया है, एक अनरियल सिचुएशन को सोचा जा रहा है। और जब किसी भी अनरियल सिचुएशन को हम सोचने का ही काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। पास्ट सब्जंक्टिव को बताने के लिए हम या तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या फिर वर का यूज करते हैं। अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता दूर दूर की जमीनों पर, ठीक है ना। तो वुड वी वन के साथ यहाँ वॉज ना होकर इमेजिनेशन को वर की तरफ हम लेकर जाएंगे एंड दैट्स इट। ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन हमें कहता है कि रिसर्चर वुड हैव रिटन, लिख चुका होता, एंड पब्लिश सेवरल रिपोर्ट्स इन हिज अर्ली 30s, अपनी शुरुआती 30 की उम्र में ही पब्लिश भी कर देता, अगर वह बीमार नहीं होता। बीमार कब हुआ, पास्ट में। पब्लिश कब करता, पास्ट में, है कि नहीं। इस सवाल के अंदर एक मजेदार बात हमारे सामने है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम जब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही मेन वर्ब हम यूज करते हैं। लिखे हुए सेंटेंस में आगे हमें क्या समझ आता है, इसी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आगे हम यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है तो वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। अब इसी लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब के साथ ये भी थर्ड फॉर्म में ही चाहिए। तो पब्लिश्ड कौन से ऑप्शन में है, केवल पहले उसकी तरफ हमें जाना होगा। इधर भी है, इधर भी है। सेवरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, 2 या 3 इसका मीनिंग निकलता है। एक से ज्यादा तो रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट्स होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ये तो डिटरमिनर की वजह से और टेंस की वजह से, कंडीशन की वजह से हमने ठीक कर दिया। मजेदार क्वेश्चन है, सीखिएगा भाई। क्वेश्चन हमें कहता है इफ द इंजीनियर्स हैड डिजाइन द ब्रिज, ठीक है ना, अगर इंजीनियर्स ने डिजाइन किया होता ब्रिज को। पास्ट परफेक्ट में ये कंडीशन है, इसका मतलब ये जो सिचुएशन है पास्ट की हमारे सामने कही है, पास्ट की एक अनरियल सिचुएशन कही है कि अगर इंजीनियर्स डिजाइन करते ब्रिज को बहुत अच्छे से, द रिसेंट कोलैप्स, अब देखो ध्यान से समझना, जो अभी अभी कोलैप्स हुआ है, इसका मतलब जो अभी अभी हाल ही में कोलैप्स हुआ है वो क्या हो सकता था, उसको प्रिवेंट किया जा सकता था। अब पहली बात तो ये खुद ब खुद तो ये कोलैप्स हुआ नहीं है, ये भी हालातों की वजह से हुआ है, और इसको प्रिवेंट किया जा सकता था, यानी कि डूअर यहां कहीं सेंटेंस के आखिर में होना चाहिए। आखिर में तो पैसिव कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन ये तो है नहीं मेरे भाइयों। ठीक है जी। अब हमारे सामने ये चीज लिखी है माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, और यहां लिखा माइट हैव प्रिवेंटेड, पैसिव ये भी नहीं है। इन दो ऑप्शंस में से हमारी तरफ से क्या ज्यादा है, सर प्रिवेंट तो कब करते, सर प्रिवेंट तो कर ही नहीं पाए, है ना, तो ये भी रिग्रेट दिखा रहा है। तो रिग्रेट में ज्यादा बेहतर हमारे सामने यही वाली बात रहेगी, ना कि माइट बी प्रिवेंटेड। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि ये एक अनरियल पास्ट हमारे सामने क्रिएट कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हो तो सकता था, प्रिवेंट तो किया जा सकता पर कर ही नहीं पाए। ठीक है भाई, तो यहां पर बेहतर आंसर सी फॉर चाइना बनता है। क्वेश्चन कहता है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक्सेप्ट करता ऑफर, पर मैं आपकी जगह था तो नहीं, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनेशन की स्टेटमेंट क्रिएट कर दी गई है, और कोई इमेजिनेशन जो अपने आप में पास्ट सब्जेक्टिव है तो उसमें सब्जेक्ट हमारे सामने कोई भी हो, हम उसके साथ या तो सेकंड फॉर्म या फिर वर का यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ आई के साथ हम लोगों को क्या चीज चाहिए, वर। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही आंसर हमारे सामने बचता है। यहाँ पर ये जो वर्ब लिखा है ये किस तरीके की वर्ब है ये मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन हमें कहता है इफ माई अंकल वुड हैव रीच्ड आवर विलेज लास्ट नाइट। देखो इस बात को पहले समझ के चलेंगे, ये जो लास्ट नाइट यहाँ कहा है ना, इस लास्ट नाइट ने कंफर्म कर दिया कि इस एक्शन का टाइम पास्ट का है। तो पास्ट का होने की वजह से यहाँ पर कंडीशन हम वुड के साथ तो बनाते नहीं है, तो वुड के साथ ना बनाकर हम इसे पास्ट के टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे। ठीक है ना जी। पहले वाले पार्ट में गड़बड़ है, आगे इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। आई वुड हैव टेकन हिम टू द एनुअल फेयर, मैं उन्हें एनुअल फेयर लेकर जाता। कंडीशन और रिजल्ट यहीं पर खत्म हो गया है। यहां पर फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए क्लॉज जोड़ दिया है, वेयर द होल कम्युनिटी गैदर्स, जहां पर हर बार कौन इकट्ठा होता है, कम्युनिटी इकट्ठी होती है सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिव सीजन को। इस बात का ना टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये एनुअल फेयर की डिटेल है, इसी के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है भाई, तो एक अच्छा सवाल है, इसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए।
क्वेश्चन हमारे सामने कहता है हैड आई नोन अबाउट द डिले, अगर मुझे डिले के बारे में पहले से ही पता होता। पहले इसको समझिएगा, सेंटेंस की शुरुआत में हैड आई नोन इन्वर्जन है किसका, पास्ट की कंडीशन का, यानी कि इफ सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म। इसकी इन्वर्जन हमारे सामने है हैड सब्जेक्ट और ये थर्ड फॉर्म अपनी जगह सही है। अगर मुझे पता होता डिले के बारे में, ये डिले अपने आप में नाउन है जो कि वर्ब से बना है। नाउन क्यों बना, क्योंकि इससे पहले डिटरमिनर द लिखा है। तो भाई पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम लोगों को चाहिए। तो मेरे भाई ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और हमारे पास एक ही आंसर बचता है एंड दैट इज ए फॉर एप्पल। ठीक है जी, करेक्ट हो गया भाई। तो आई वुड हैव वेटेड हम लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर चाहिए मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही भोले भाले बच्चे डरे बैठे हैं। उन्हें लगता है कि पैटर्न बदल गया तो कोई चांद सितारों से कोई सवाल लेकर आ रहा है। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस मेरे दोस्त ने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं ये बात तो मानता हूं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने की वजह से घबराहट दिल में हो रही है। मैं अगर इसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखूं ना, आप चुटकियों में उड़ा दोगे। कैसे? आपने शुरू में हेड के साथ सब्जेक्ट लिखा और बीन के साथ आगे लिखा एडजेक्टिव देखा, यानी कि हमारे सेंटेंस के अंदर हेड के साथ सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है भाई, हाँ कि नहीं। अब इसी के आगे हम लोगों को जो इसका मेन क्लॉज यानी कि रिजल्ट, देखो वो तो कंडीशन है पास्ट की, रिजल्ट अगर लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। भाई पैसिव की रिक्वायरमेंट है तो वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो सवाल को पढ़ते हैं। हैड द लीड आर्किटेक्ट बीन अवेयर, अगर जो लीड आर्किटेक्ट है उसे ये पता होता, क्या पता होता, तो आप कहेंगे सर ये तो अपने आप में क्लॉज जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये कोई रिजल्ट थोड़ी है कंडीशन का, कंडीशन का रिजल्ट नहीं है। अगर लीड आर्किटेक्ट को पता होता, भाई क्या पता होता, दैट द स्ट्रक्चरल स्टील वुड हैव बीन सब्जेक्टेड, तो आप कहेंगे सर ये तो कंडीशन का रिजल्ट है ही नहीं, यहां पर वुड हैव बीन सब्जेक्टेड क्यों लिख दिया। अगर लीड आर्किटेक्ट को ये पता होता कि स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो रहेगा टू सच एक्सट्रीम सेलिन कंडीशंस, नमकीन कंडीशंस के सामने ही ये रहेगा कोस्टल एनवायरनमेंट में, यहां लिखा है कोमा, और इस कोमे रखे होने के बाद ये हमारे सामने मेन क्लॉज है जो रिजल्ट बता रहा है वुड हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म में जा रहा है, वुड अनडाउटेडली हैव स्पेसिफाइड, ये तो कंडीशन रिजल्ट तो अपनी जगह सही है। मेरी बात समझ रहे। अब सिचुएशन क्या हो गई, हमारे सामने हेड सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लिखी थर्ड फॉर्म, अवेयर यहां लिखा एडजेक्टिव, इसी के साथ एक क्लॉज जोड़ दिया है। तो इस क्लॉज को उठा के मेन क्लॉज में थोड़ी, इस क्लॉज को उठाकर रिजल्ट में थोड़ी है, रिजल्ट तो भाई इस कंडीशन का यहां है, यहां तो इस क्लॉज को एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, तो वुड हैव बीन सब्जेक्टेड क्यों लिखेंगे, तो आप यहां पास्ट के अकॉर्डिंग ही लिखने का काम करेंगे। क्या चीज, एक नॉर्मल टेंस। अगर लीड आर्किटेक्ट को इस बारे में पहले से ही अवेयरनेस होती कि स्ट्रक्चरल स्टील, तो यहां पर पैसिव वॉइस हमारे सामने आएगा, है ना, स्ट्रक्चरल स्टील को अगर रखा गया होगा इस बात को बताने के लिए, तो हम स्टील सब्जेक्ट सिंगुलर है, पास्ट के ही अंदर ये काम हुआ, ये भी पास्ट का है तो ये भी पास्ट के लिए, तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, हैड बीन सब्जेक्टेड टू सच एक्सट्रीम सेलिंग कंडीशंस, ये हम कह सकते हैं। बात समझ रहे। तो यानी कि हमारे सामने इस लिखे हुए पार्ट में गड़बड़ है, सेकंड वाले पार्ट में, और गड़बड़ को हमने क्यों ठीक किया उसका ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो दोस्तों जिस बच्चे ने बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया उसके लिए इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है कि यार कंडीशन सामने है उसी के साथ एक क्लॉज जोड़ दिया है, इसको हम एक नॉर्मल टेंस की तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल टेंस का एग्रीमेंट कैसे पता चला, जैसी यहां पर वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग, इसका रिजल्ट से लेना देना नहीं है, रिजल्ट को बनाने का फॉर्मेट सामने लिखा हुआ है। आई थिंक आई मेड इट वेरी इजी फॉर यू। ठीक है दोस्तों, चेक योर आंसर। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा है। किसी भी नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस को ठीक करने का हमारे पास एक फॉर्मेट बनता है कि लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। कैसे? अगर किसी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से अगर देखें, हम यहां पर भी एरर मान सकते हैं, यहां पर भी एरर मान सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट को इग्नोर करके एरर हम लोगों को राइट वाले पार्ट में मार्क करना होता है।
लेकिन कई जगह पर कंडीशनल क्लॉजेस का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना जी। जब हमें कोई टाइम रेफरेंस देखने को मिल जाए, टाइम रेफरेंस का मतलब जो ये चीज वेरीफाई कर दे कि ये एक्टिविटी पास्ट की है या प्रेजेंट की है, तब ऐसे मामले में हम रिवर्स कंसीडरेशन यानी कि राइट टू लेफ्ट में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ वी हैड सफिशिएंट फंड्स इन आवर एनजीओ, अगर हमारे एनजीओ में सफिशिएंट फंड्स होते एट द टाइम ऑफ द डिजास्टर, we could have provided immediate relief to hundreds of affected families in the nearby villages। यहां हमारे सामने क्या लिखा है दोस्तों, यहां हमारे सामने लिखा है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर किस तरफ हमें लेकर जा रहा है, उस समय जब डिजास्टर आया। तो उस समय जब डिजास्टर आया तो इसका मतलब ये वाली जो एक्टिविटी है वो किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। भाई किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर सिंपल एक हेड हमें लिखा मिला तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि कायदे से पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं। अब इसी बात को अगर पास्ट परफेक्ट में हम लेकर जाएं तो हम क्या करेंगे, भाई एक हेड तो हम लोगों को हेल्पिंग ऑफ लिखनी पड़ेगी और इसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए इसी हेड की थर्ड फॉर्म हम लेकर जाएंगे। तो ये हमारे सामने किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो मेरे भाई अगर कंडीशन को पास्ट में लेकर जाना है तो पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो इस हेड के साथ एक और हमें हेड लिखना पड़ेगा। आगे रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि मेन क्लॉज में ये सब्जेक्ट हुआ, कुड के साथ हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे दोस्तों ए वाले पार्ट में ही हम लोगों को ठीक करना पड़ा, टाइम रेफरेंस की वजह से क्वेश्चन की कंसीडरेशन हम लोगों ने रिवर्स में कर दी। मजेदार सवाल है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है इफ दैट गाय मीन्स लड़का, अगर उस लड़के ने हैड गिवन मी द करेक्ट डायरेक्शंस, मुझे सही डायरेक्शंस दी होती, कोमा देन आगे कहता है आई वुड हैव मेट माई अंकल। पहली बात तो ये समझ आती है कि इफ के साथ दैट पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है तो हैड गिवन अपने आप में कंडीशन जो वो पास्ट की कह रहा है। रिजल्ट के टेंस को अगर हम देखने का काम करते हैं तो ये लिखा है वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये रिजल्ट हमारे सामने पास्ट के अकॉर्डिंग वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म सही काम कर रहा है। टेंस अपनी जगह सही है, कंडीशन इफ से शुरू हुई है, कोमा से स्प्लिट की गई है। इस देन के दो मतलब होते हैं, एक देन जो सीक्वेंस को बताता है, ठीक है ना, एक तो ये सीक्वेंस को बताता है और दूसरी तरफ ये हमारे सामने मीनिंग तैयार करता है ऑपोजिट ऑफ नाउ, ठीक है ना। यानी कि ये अब का यानी कि प्रेजेंट के समय का टाइम बताने के लिए देन का यूज करता है, ठीक है जी। तो अब इस सिचुएशन को देखते हैं, अगर वो लड़का हैड गिवन मी द करेक्ट डायरेक्शंस, मुझे सही डायरेक्शंस देता तो उस समय मैं अपने अंकल से मिल लेता। तो यहां ये जो देन है ये टाइम का इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, सीक्वेंस का नहीं, सीक्वेंस को तो कोमा से लग किया है। तो कायदे से ये देन अपनी जगह सही है। अगर किसी बच्चे ने इसको जबरदस्ती एरर मार्क कर दिया है तो संभल के चलिएगा, ये इंग्लिश है, इसको समझना पड़ेगा दोस्त, नियमों से रट के नहीं चलेंगे कि इफ के साथ देन नहीं आता, ठीक है, समझ के चलेंगे मेरे चार्टू भाई। क्या आपने इस तरह का क्वेश्चन कभी सोचा था पेपर में आ सकता है? अब ये क्वेश्चन बिहार स्टेट टीजीटी 5 सितंबर 2023 के पेपर में हुआ। क्या आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता? कभी सोचा ही नहीं था। सिचुएशन केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जिन बच्चों ने सीधे सीधे रूल्स ना रटे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को समझा। फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड, फर्स्ट कंडीशनल हम तब यूज करते हैं इफ देयर इज, किस तरह की बात इनमें से वेरीफाई हो सकती है, दैट द कंडीशन विल हैपन। अब अगर विल हैपन को अगर हम समझने का काम करते हैं तो हमें यह समझ आया इफ के साथ हम ऐसा क्या लिखें ताकि जो हमारे सामने रिजल्ट है वो विल हैपन की तरफ अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो किसकी तरफ लेकर जा रहा है, फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फ्यूचर में कोई एक्शन केवल तब होगा जब हमारे सामने यहां पर एक रियल एक्शन बताया जाए, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो 100% पॉसिबल कंडीशन है। 100% पॉसिबल कंडीशन को ही हम कहने की कोशिश करते हैं ओपन कंडीशन, यानी कि जिसके अंदर होने की संभावना जो है वो 100% संभावना हाँ है। तो लिटल का मतलब तो नेगेटिव होता है, गया। नो लॉन्गर पॉसिबल की बात कहें तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया।
इम्पॉसिबल कंडीशन हो गया, नो पॉसिबिलिटी, दोनों बात एक ही हो गई। तो बचा हमारे सामने क्या चीज, एक रियल पॉसिबिलिटी को बताने की संभावना बताता है। रियल पॉसिबिलिटी है तभी तो 100% कह रहे हैं, तभी तो इसे ओपन कंडीशन कह रहे हैं। मजा ही आ गया इस सवाल को करने में, सीरियसली। एक बार दोबारा इसको ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बातचीत के साथ इस सेशन को हम रोकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अलग अलग तरह के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मेरे साथ आज बनाने सीखे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर भी आपका ध्यान गया है जहां हमने रटे रटाए मेथडोलॉजी को चैलेंज भी किया है। और उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। यूं ही मैं आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, बस आप अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी समझ आए कि असली लर्निंग क्या होती है। साथ साथ अगर बेसिक से टॉप लेवल आप लोग ध्यान से समझ कर चलते हैं तो ये क्वेश्चंस और मज़ेदार लगते हैं। मिलते हैं एक अगले सेशन में, एक अगली क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।